यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस सेगमेंट में बच्चों हम कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें कलर फॉर्मेशन है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से फॉलो करिए। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन ये है कि What are the characteristics of transition elements? पहले तो ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, What are the, जिनके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। What are the characteristics of transition elements or D block elements? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, और D block elements। चलिए बताइए भाई, इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, है ना। इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बच्चों हम ये बोलते हैं दे आर, ये हम पढ़ा चुका हूँ मैं आपको कि इनका जो नेचर होता है, ये नेचर जो है इनका पैरामैग्नेटिक होता है। दूसरा क्या है भाई, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है तिवारी सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? बस इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं। तो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये जो है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तीसरा, दे गिव कलर्ड आयंस, है ना, ये कलर्ड आयंस देते हैं। तीसरा बच्चों हम ये कह सकते हैं, दे गिव कलर्ड आयंस, ये जो है रंगीन आयन देते हैं या कलर देते हैं, है ना। दे गिव कलर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, दे एक्ट एज कैटलिस्ट, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे एक्ट एज, ये जो है कैटलिस्ट, है ना, दे एक्ट एज कैटलिस्ट। दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, है ना, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये जो है बच्चों इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। दे फॉर्म एलॉय, ये जो है एलॉयज बनाते हैं, दे फॉर्म एलॉयज। तो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये पैरामैग्नेटिक नेचर होते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे गिव कलर्ड आयंस, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड दे फॉर्म एलॉयज। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब बच्चों इनकी एक बहुत ही ट्रिमेंडस प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये अपने आप में एक बड़ी प्रॉपर्टी है ना। इससे पहले मैंने आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का जो क्वेश्चन करवाए थे, तो पेपर में हमारे क्वेश्चन पूछा आता है कि वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स show variable oxidation state, show variable oxidation state। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बच्चों, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो क्यों करते हैं? तो व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? ट्रांजिशन एलिमेंट जो है बच्चों, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो क्यों करते हैं? ठीक है, चलिए हमारा आंसर देखिए क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल और n-1 डी ऑर्बिटल। मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं इनका पेनल्टीमेट मतलब बाहर से एक अंदर वाले जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन कैसे, मैं आपको बताऊंगा। तो हम ये लिख सकते हैं, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट due to presence of unpaired electrons, due to presence of unpaired
unpaired electrons in their penultimate d orbitals। बच्चों पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स का दूसरा नाम बता सकते हैं आप? पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल का दूसरा नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। और n-1 डी ऑर्बिटल्स, है ना, इनके पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल या n-1 डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे सर? मैं बताता हूँ आपको। देखो अब यहाँ भी इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों वो दो होती है, एक मिनिमम होती है और एक मैक्सिमम होती है। तो देखिए नंबर ए, इनकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कम वाली, मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये काहे पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ns ऑर्बिटल। यहाँ मैं लिखूंगा इट डिपेंड्स ऑन, बहुत इजी है बच्चों, समझ लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल है बच्चों? इन ns ऑर्बिटल। कि इनके ns ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें जो है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है। समझाऊंगा एक एक करके। मैक्सिमम किस पे डिपेंड करती है भाई? इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करती है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल की बात चल रही है बच्चों, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है ns के पूरे इलेक्ट्रॉन और n-1 d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट डिपेंड्स ऑन, बहुत आराम से बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल। भाई ns ऑर्बिटल के तो पूरे इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स present in n-1 d ऑर्बिटल, तिवारी सर इसको समझाइए, समझ में नहीं आया? देखिए मैं आपको समझाता हूँ, है ना, बहुत ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मुझसे पूछा कि तिवारी सर टाइटेनियम 22 इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। भाई एक एलिमेंट है टाइटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 22 है, ये कौन कौन सी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा? चलिए देखते हैं। अगर बच्चों हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d2 4s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। आर्गन 18 2 20 और 20 और 2 22, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए कि ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? 3d कौन सा हो गया? n-1d हो गया। 4s कौन सा हो गया? ns हो गया। इसके ns ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो है ना, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, ये हो जाएगी +2। अच्छा इसके d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड। अगर आप d ऑर्बिटल बनाए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड कितने हैं? 2। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ो, क्या लिखिए? इट डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ns ऑर्बिटल, तो ns में 2 हो गए, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 d ऑर्बिटल, तो इसके तो 2 हो गए और इसके 2 अनपेयर्ड है, तो 2 और 2 4 हो गए। तो मिनिमम तो +2 हो गई ये वाली, और मैक्सिमम क्या हो गई? +2 +3 +4। तो इसकी अगर कोई पूछे कि भाई टाइटेनियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक होगी, तो हम बोलेंगे +2 +3 +4। +2 इसकी मिनिमम हो गई और +4 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। वेरिएबल का मतलब होता है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करना, ठीक है। देखिए वही लिखा है, मिनिमम किस पे डिपेंड करेगी? ns ऑर्बिटल के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है इस पे डिपेंड करेगी। मैक्सिमम किस पे डिपेंड करेगी? ns के टोटल इलेक्ट्रॉन और n-1 d के अनपेयर्ड, तो 2 और 2 अनपेयर्ड, तो 4 हो गई। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। किसी ने बोला भाई किसी ने बोला मैंगनीज
मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर्गन 3d5 4s2। हमें इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। चलिए लिखते हैं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट NS पे डिपेंड करती है, तो कितनी हो जाएगी +2, ये हो गई +2। मैक्सिमम कितने पे डिपेंड करेगी, D में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, ध्यान से देखिएगा। D में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैक्सिमम 2 ये और 5 अनपेयर्ड ये, तो 5 और 2 7, तो हमें 7 तक जाना है। +2 +3 +4 +5 +6 +4। तो कोई अगर हमसे पूछे कि भाई मैंगनीज की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, हम बोलेंगे +2 होगी, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7 होगी। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों अगर कोई एलिमेंट शो करता है तो वो एलिमेंट कौन है बच्चों, बताओ। वो एलिमेंट है हमारा मैंगनीज। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो वही मैंने लिखवाया है। अब बताइए, अगर इसके पास अगर पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते तो क्या एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती, क्या नहीं होती। तो बच्चों क्या लिखा है, द ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट NS पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के टोटल पे डिपेंड करती है। चलिए 1-2 एग्जांपल मैं आपको और लेता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, अगला मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा, अगला मैंने लिखा कि भाई आयरन, फॉर एग्जांपल आयरन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए। आयरन 26 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखें, आर्गन ये हो गया 3d6 और ये हो गया 4s2। चलिए इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट NS पे डिपेंड करती है, NS में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने +2, तो मिनिमम +2 हो गई। मैक्सिमम किस पे डिपेंड करती है, इसके टोटल और इसके अनपेयर्ड। इसके टोटल 2 हो गए, 3D में अनपेयर्ड कितने होंगे देखो इस समय, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो मैक्सिमम 2 ये और 4 अनपेयर्ड ये, तो 4 और 2 6, तो +2 +3 +4 +5 +6। अगर तो आपसे कोई बोले बच्चों कि आयरन की कितनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, तो हम बोलेंगे +2 से लेके +6 तक हो सकती है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, हम यहाँ पे नंबर 2। अगर किसी ने हमसे बोला आयरन 26, कोबाल्ट 27 की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, क्या होगा बोलो, आर्गन ये हो जाएगा 3d7 और 4s2, 27 से 18 2 20 और 7 27। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करेगी, 4s पे डिपेंड करेगी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 4s में 2, तो मिनिमम हो गई +2। मैक्सिमम इसके पूरे, इसके अनपेयर्ड। अगर हम इसके अनपेयर्ड की बात करें बच्चों, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है, D में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने अनपेयर्ड हो गए, 3, और ये 2 5, तो 3 और 2 5, तो मैक्सिमम 5 हो जाएगी, +2 +3 +4 +5। तो कोबाल्ट की बच्चों जो हमारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 से लेके +5 तक होगी। +2 हमारी मिनिमम होगी और +5 हमारी मैक्सिमम होगी। अब सुनिए, अब ये क्यों कर रहे हैं भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होते तो क्या करता, वो शो करते नहीं करते। चलिए नोट करिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मान लीजिए जिंक है, जिंक है ना, जिंक बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो नहीं करता। देखिए अगर हम जिंक की बात करें, अगर आप जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों, तो ये हो गया आर्गन, ये हो गया 3d10 और ये हो गया 4s2। अब यहाँ पे मिनिमम तो होगी +2, लेकिन इसके बाद एक भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। क्यों, D पूरा भरा है, देखो ना, D में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब एक ही होगी। तो क्या जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, नहीं।
जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता, क्योंकि इसके पेनल्टीमेट डी में, बाहर वाले के अंदर वाले डी में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर हमारे पेपर में पूछा जाता है कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, तो उसका आंसर यही होगा, बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट NS पे डिपेंड करती है, बाहर वाले पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर वाले का टोटल और अंदर वाले के अनपेयर्ड दोनों के टोटल पे डिपेंड करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सो मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं, मैग्नेटिक नेचर का पूछता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पेपर में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक नेचर पर बेस है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। विच विल बी मोर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, which will be more magnetic in nature। इन दोनों में से ज़्यादा पैरामैग्नेटिक किसका नेचर होगा? पहला है Fe2 और Fe3। बच्चों ये रोमन वर्ड में जो लिखा रहता है ना, उतने पॉजिटिव चार्ज होते हैं। 2 है मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है, 3 है मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज है। बताइए बच्चों, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि जो हमसे पूछा गया है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक तो दोनों होंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जिसके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। आपने पढ़ा है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड होते हैं तो पैरामैग्नेटिक। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले आपको दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। बच्चों पहले आपको दोनों का क्या लिखना पड़ेगा बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। चलिए दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। Fe2, पहले Fe2 का लिखते हैं। Fe2 का मतलब क्या हुआ बच्चों? Fe2+। Fe2 का मतलब Fe2+। चलिए आयरन का कितना होता है? 26, है ना। अगर हम आयरन का लिखें बच्चों Fe का, तो Fe का होता है 26 होगा तो क्या लिखेंगे? आर्गन। और ये हो गया 3d6 और ये 4s2, 18 2 20 से 26। लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है, 2 का मतलब 2+। यहाँ पे 2 लिखा है, 2 का मतलब 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, ये हो गया 4s0। अब यहाँ पे अगर 3d6 लिखा है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? देख लो, आप देख लो, d5 होते हैं, 6 है तो 1 2 3 4 5 6। ये 3d है, ये 3d है। 3d में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ? 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? देयरफॉर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए अब Fe3 की बात करते हैं। Fe3 की Fe3 मतलब 3 पॉजिटिव है। आयरन का क्या होता है? 26 का। आर्गन 3d6 4s2, 26 का यही होता है। अब ये 3 है तो इसके पास 3+ है, मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेंगे। तो 2 यहाँ से निकाल देते हैं और 1 यहाँ से निकाल देते हैं। जब 2 यहाँ से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 4s0। 1 यहाँ से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 3d5। इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अब इसका देखते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका d बनाते हैं 3d, ये बना लिया 3d। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। बताओ भाई इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? देयरफॉर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, पैरामैग्नेटिक तो दोनों है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कौन होगा? जिनके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर Fe3 will be more paramagnetic in nature। Fe3 will be more paramagnetic in nature। दोनों में से बच्चों Fe3 जो होगा
यानी जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा बच्चों, ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। कोई दिक्कत? सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें एक ना एक क्वेश्चन हमारे पेपर में ज़रूर आता है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिव कलर्ड आयंस या शो कलर। तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन TRI, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन की स्पेलिंग क्या होगी, TRANSITION, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिव कलर्ड आयंस, गिव कलर्ड आयंस, कलर्ड आयंस और गिव कलर, या तो सिंपली कह सकते हैं गिव कलर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये कलर्ड आयन क्यों देते हैं या कलर शो क्यों करते हैं, गिव कलर, है ना, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों क्वेश्चन। चलिए देखते हैं भाई इसका आंसर क्या है। देखो बच्चों कभी कभी लोग ये कहते हैं कि इस यूनिट से रीजनिंग क्वेश्चंस आए तो आप ये लिख दो कि इट टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, तो आपको नंबर मिल जाएगा। बात भी सही है, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर यही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिव कलर्ड आयंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। इनके पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण ये कलर देते हैं, कलर्ड आयंस देते हैं या कलर देते हैं। फिर एक क्वेश्चन, सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कलर का क्या मतलब? भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो उससे कलर का क्या मतलब? देखिए सुनिए, बात समझिए। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताऊं मैं आपको, समझिएगा बात को। मान लीजिए ये डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, ये डी ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल है। किसका है? ये मेटल का है ना, निकल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, ये उसका डी ऑर्बिटल है ना। समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 ये इनमें इलेक्ट्रॉन है, ये इनमें इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 लिगेंड जाने हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लीजिए 2 अमोनिया लिगेंड इसमें जाने हैं। तो जब 2 अमोनिया लिगेंड जाएगा तो एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी पास 2 इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो जब कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ जाता है, उसके डी ऑर्बिटल की तरफ जाता है जुड़ने के लिए, व्हेनेवर एनी लिगेंड अप्रोच टुवर्ड्स डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या मेटल, देन तो उसके डी ऑर्बिटल को खाली करने के लिए, भाई उसके डी ऑर्बिटल को खाली करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल से दूसरे पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में जाते हैं। ये वाला यहाँ आके पेयरिंग कर लेगा, ये वाला यहाँ आके पेयरिंग कर लेगा। तो एक डी ऑर्बिटल से निकल गए और दूसरे डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। बोलो भाई इसको क्या बोलते हैं, बोलो डी ट्रांजिशन, ठीक है। ये कब होता है? ये तब होता है जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं। पेनल्टीमेट क्यों बोल रहे हैं? जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पेनल्टीमेट डी में ही जाता है। तो क्या होता है? डी ट्रांजिशन होता है। अब होता क्या है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ से निकला, इसने निकल के यहाँ गया, ऐसे गुलटियाँ खाते हुए गया, तो ये कुछ कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये नीचे से ना, जैसे मान लो ये है यहाँ पे, ये निकल के ऊपर गया, तो जब ये निकल के ऊपर जाता है तो ये कुछ कलर को एब्जॉर्ब करता है, और जब नीचे आता है और नीचे आके ये पेयर हो जाता है, ये उल्टा होके पेयर हो गया, तो जो कलर इसने एब्जॉर्ब किया था उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एमिट करता है और वो कलर हमें दिखता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? देखो है ना, जैसे मान लो ये है, जैसे सपोज करो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया, वो इसमें आ गया, ये वाला इसमें आ गया। तो जब आया होगा तो पहले यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा?
निकल के फिर यहाँ पेयर हो जाएगा, तो अगली कंडीशन क्या हो जाएगी देखो मैं बताऊँ आपको। देखिए समझिए, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 अगली कंडीशन ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये 2 घर खाली हो जाएंगे, ये 2 घर खाली हो गए अमोनिया के, एक ये भी खाली हो गया और एक घर ये भी खाली हो गया। तो वो घूमते घूमते वो आया, एक इसमें आ गया, इसमें आ गया। तो जब वो ऊपर रहता है ना तो वो कलर को एब्जॉर्ब करता है, कोई कलर को विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब करता है। और जब वो इस ऑर्बिटल में आ जाता है तो वो कलर जो एब्जॉर्ब किया था उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एमिट करता है। तिवारी सर समझ में नहीं आया कॉम्प्लीमेंट्री कलर? अगर ये नीले रंग को एब्जॉर्ब करेगा तो लौटने के बाद ये लाल रंग देगा और सॉल्यूशन हमें लाल दिखाई देगा। अगर ये लाल रंग को एब्जॉर्ब करेगा तो लौटने के बाद ये नीले रंग को एमिट करेगा और सॉल्यूशन हमें नीला दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा कब? ऐसा तभी होगा जबकि उसके पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यानी किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के अगर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें क्या होता है बोलो? डी ट्रांजिशन होता है। अगर डी ट्रांजिशन होगा तो वो क्या करेगा? कलर देगा। अगर किसी भी एलिमेंट के पेनल्टीमेट ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जोड़े में एक भी नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो क्या उसमें डी ट्रांजिशन होगा? नहीं, उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो क्या वो कलर देगा? वो कलर नहीं देगा, है ना। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, कलर देने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, तो ये आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर ये होगा, इसका जो आंसर है, चलिए हम देखते हैं। तो हम लिखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिव कलर्ड आयंस या गिव कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल ड्यू टू विच डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, है ना। तो हम ये लिखते हैं इसका आंसर, सिंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, अनपेयर्ड होते ही होते हैं, कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in their penultimate d orbital, unpaired electrons in their 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 penultimate d orbitals। बताओ बच्चों, पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स का दूसरा नाम क्या है बताओ? और n-1 डी ऑर्बिटल, और n-1 डी ऑर्बिटल, है ना। अगर आप पेपर में पेनल्टीमेट नहीं लिख पाए तो n-1 डी लिख सकते हैं। देयरफॉर अब अनपेयर्ड है तो क्या होगा? जब वो लिगेंड जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक डी से दूसरे डी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो देयरफॉर यहाँ लिख दो, देयरफॉर डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। बच्चों ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये वर्ड लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। डी ट्रांजिशन, देयरफॉर डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, इसलिए डी ट्रांजिशन होता है। ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिव कलर्ड आयंस और गिव कलर, ड्यू टू विच ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिव कलर्ड आयंस और कलर। ये कलर्ड आयंस देते हैं, या कलर देते हैं, कोई दिक्कत? तो सीधा सा आंसर ये है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डी ट्रांजिशन होगा, और डी ट्रांजिशन होगा तो जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर देंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल CuH2O 2 पॉजिटिव, ये किसका कॉम्प्लेक्स है? कॉपर का है। कॉपर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, तो वो कलर देगा। इसी तरह से मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा CrH2O 6, है ना, यहाँ लिखा 3 पॉजिटिव, क्रोमियम है, क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कलर देगा। ठीक है, तो कलर देने के लिए बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डी ट्रांजिशन होगा तो वो कलर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उनमें डी ट्रांजिशन होगा, और डी ट्रांजिशन होगा तो वो कलर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों, कलर फॉर्मेशन पर बेस्ड ही हम एक क्वेश्चन करते हैं। वाई Cu1, Cu1 मतलब एक चार्ज है, वाई Cu1 इज कलरलेस। Cu1 जो होता है वो कलरलेस होता है। Cu1 इज कलरलेस वाइल, जबकि Cu2 इज कलर्ड। एक हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि जो Cu1 होता है वो कलरलेस होता है, जबकि जो Cu2 होता है वो कलर्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए भाई हम इसका आंसर देखते हैं। कॉपर, बच्चों अगर हम कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कॉपर का 29 होता है ना, ध्यान दीजिएगा, कॉपर 29 होता है। तो एक्सेप्शन है, हम लिखते हैं आर्गन 3d10 4s1, यही तो लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? आर्गन 3d10 4s1। भाई ये तो कॉपर का हो गया जो हमें मालूम था। अब हम पहला वाला अगर देखें तो कॉपर पर एक पॉजिटिव 1 है, Cu1। Cu1 का मतलब होता है कॉपर पर एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें। चलो कम करते हैं, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3d10, ये हो जाएगा 4s0। बताओ भाई क्या d ऑर्बिटल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तिवारी सर नहीं है। क्यों? आप देखो ना, अगर d में आप 10 भरो, 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर मान लो Cu1 के पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या dd ट्रांजिशन होगा? नहीं होगा। dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो क्या कलर देगा? नहीं देगा। तो हम ये ले सकते हैं कि Cu1 हैज़ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर नो dd ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। इसके अंदर जो है dd ट्रांजिशन नहीं होगा, नो dd ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, इसके पास dd ट्रांजिशन नहीं होगा, देयरफॉर Cu1 इज कलरलेस। इसलिए बच्चों जो Cu1 होगा वो कलरलेस होगा। तो Cu1 की हमारी बात क्लियर हो गई। चलिए अब Cu2 देखते हैं। Cu2 में क्या है बच्चों कि 2 पॉजिटिव हैं। अगर 2 पॉजिटिव हैं तो एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा। चलिए निकालते हैं। ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3d9, ये हो जाएगा 4s0। एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला। तो अगर ये 3d9 है तो एक अनपेड हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेड हुआ। एक भी अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो dd ट्रांजिशन होगा, dd ट्रांजिशन होगा तो वो कलर देगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, है ना, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है भैया? सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कितने हो गए बोलो? देयरफॉर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। देयरफॉर 1 बोलो, 1 क्या है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं भाई? Cu2 का। Cu2 कंटेन, हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि Cu2 कंटेन कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर dd ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, इसलिए इसके पास क्या होगा? dd ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, इसलिए क्या होगा? देयरफॉर Cu2 इज कलर्ड, इसलिए जो Cu2 होगा बच्चों वो कलर्ड होगा। तो सीधी सी बात कि अगर हमारे पेपर में ये पूछा Cu1 कलरलेस क्यों होता है, इसके पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये कलरलेस होगा। Cu2 कलर्ड क्यों है? इसलिए कलर्ड है, इसके पास 3d9 है, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो dd ट्रांजिशन होगा, तो ये कैसा होगा? ये कलर्ड होगा। कोई दिक्कत बच्चों? है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों हमारे पूछे जाते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ना, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसी पर बेस्ड है। ठीक, चलिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है
वाई द सॉल्ट्स ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, है ना हमारा क्वेश्चन है बच्चों ये, वाई दी सॉल्ट्स ऑफ जिंक कॉमा कैडमियम एंड मरकरी आर कलरलेस। क्वेश्चन ये है जिंक, कैडमियम और मरकरी के जो सॉल्ट होते हैं ये कलरलेस क्यों होते हैं, है ना। या पेपर में बच्चों ये ऐसे अभी आता है, वाई Zn2 प्लस कॉमा Cd2 प्लस एंड Hg2 प्लस आर कलरलेस। बच्चों सॉल्ट क्यों बोला है, क्योंकि सॉल्ट के अंदर जो आयंस होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, सॉल्ट के अंदर जो आयंस होते हैं वो सॉल्ट के अंदर जो मेटल होते हैं वो आयन के फॉर्म में होते हैं। तो ये ऊपर वाली चीज़ या नीचे वाली चीज़ सेम है। चलिए आंसर लिखते हैं बच्चों, हम इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हम जिंक को देखते हैं, Zn2 प्लस को देखते हैं। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, आर्गन 3d10 4s2, यही होता है। जिंक पे कितने प्लस हैं, 2 प्लस हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4s0। चलिए नीचे बढ़ते हैं, भाई 2 प्लस थे ना, हटा दिया। कैडमियम आ गया Cd2 प्लस, हमें नहीं मालूम, एक बढ़ा दो डैश, ये हमने लिख दिया 4d10 5s2, लेकिन 2 प्लस है तो यहाँ भी हट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। मरकरी आयन Hg2 प्लस, ये मालूम सॉल्ट है। जिंक, कैडमियम, मरकरी का अगर सॉल्ट आपसे बोला जाए ना तो सब में 2 प्लस लगा देना। तो ये जिंक का सॉल्ट Zn2 प्लस, कैडमियम का सॉल्ट Cd2 प्लस, मरकरी का सॉल्ट Hg2 प्लस। इसका क्या हो जाएगा बोलो, एक और बढ़ा दो, 5d10 6s2 होता है, 2 पॉजिटिव है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर बताइए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। देयरफॉर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 है ना, तो 5 के 2 जोड़े बन जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ भी देखिए 5 में, देयरफॉर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जोड़े में हैं। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे पेयर्ड हैं। तो क्या इनमें डी ट्रांजिशन होगा, नहीं होगा। डी ट्रांजिशन नहीं हो तो क्या ये कलर देंगे, नहीं देंगे। तो इनके सॉल्ट्स कैसे होंगे, कलरलेस। तो हम ये लिख सकते हैं सिंस द सॉल्ट्स ऑफ जिंक, Zn2 प्लस, Cd2 प्लस एंड Hg2 प्लस कंटेन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, कंटेन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। देयरफॉर नो डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, नो डी ट्रांजिशन टेक प्लेस, उनके अंदर डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो क्या उनके अंदर डी ट्रांजिशन होगा क्या बच्चों, नो डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, है ना। देयरफॉर दे आर कलरलेस। इसलिए बच्चों ये कैसे होते हैं, ये जो है कैसे होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डी ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन होगा तो वो कलर्ड होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर नहीं होगा। इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। 3D ट्रांजिशन सीरीज़ के जो मैंने आपको बताए हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, केवल उनको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ये था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो जो है उनके जो सॉल्ट्स होते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी के, वो कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं। कॉम्प्लेक्सेस मतलब
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बच्चों ध्यान रखना, पेपर में ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड, है ना। मैं लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कह दो तो भी सही है, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड, दोनों बात एक ही है। नहीं तो पता चला कि पेपर में आ गया कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्यों बनाते, और आप पेपर में छोड़ा कि तिवारी सर आपने तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाया था। चलिए अब इसका आंसर समझिए। मुझे बताइए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके पेनल्टीमेट जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं कि इनकम्प्लीट होते हैं, बताइए। सबसे शुरुआत मैंने यहीं से की थी, तिवारी सर इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ, क्या पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे होते हैं, क्या नहीं भरे होते, यानी इनके जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स हैं वो खाली होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इनमें ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो पहला पॉइंट ये होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन बिकॉज, है ना। इसका आंसर जब आप लिखोगे तो लिखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस, है ना, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड बिकॉज, क्योंकि, है ना, कई सारे रीजन है ना, बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन क्या है भाई, दे हैव वेकेंट पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। इनका जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल है वो खाली होता है, बिल्कुल सही सर। दे हैव वेकेंट मतलब खाली होता है, वेकेंट पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। इनका जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल होता है 3d 4d 5d वो खाली होता है। तो खाली होने से क्या होता है, ये लिगेंड जो उससे जुड़ता है उसका इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, इनका जो ट्रांजिशन मेटल होता है उसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है ना। स्मॉल साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, इनके जो ट्रांजिशन मेटल जो होता है उसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, इस ड्यू टू बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, ये भी एक कारण है। तीसरा कारण क्या है, हाई चार्ज डेंसिटी ऑन ट्रांजिशन मेटल आयन, हाई चार्ज डेंसिटी ऑन ट्रांजिशन मेटल आयन। ट्रांजिशन मेटल आयन पर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, हाई चार्ज डेंसिटी ऑन ट्रांजिशन मेटल आयन। ट्रांजिशन जो मेटल आयन होते हैं उनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। चौथा पॉइंट, क्यों भाई, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी एक पॉइंट है। अगला पॉइंट हम ये कह सकते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों यदि आपके पेपर में पूछा जाए कि ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं क्योंकि नंबर 1 उनके पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल वैकेंट यानी खाली होते हैं, नंबर 2 उनका जो ट्रांजिशन मेटल आयन है उसका साइज बहुत छोटा होता है, नंबर 3 वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना, नंबर 4 उनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है, जो चार्ज होता है मेटल पे वो बहुत ज़्यादा होता है। हम चाहे तो एक एग्जाम्पल लिख के बता सकते हैं। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाई है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोगों ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताए थे, सारे के सारे ट्रांजिशन के थे। फॉर एग्जांपल CuH2O होल 4 2 पॉजिटिव, देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉपर का है। दूसरा एग्जांपल ले लो Cr अमोनिया ले लो, कुछ भी ले लो, एनी कंपाउंड कैन बी टेकन, CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं वो कौन बनाते हैं भाई, तिवारी सर वो ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं। तो भाई क्यों बनाते हैं, तो पहला कारण ये वैकेंट डी ऑर्बिटल, स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट कर लीजिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉयस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलॉय क्यों फॉर्म करते हैं। तो बच्चों
जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटॉमिक साइज़ होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। एटॉमिक साइज़ और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो लगभग इक्वल होती हैं। इक्वल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण इनके एटम्स जो है एक दूसरे में आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस में, और इसलिए ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं मेटल्स का है, आपस में दो मेटल्स का, या मेटल्स और नॉन मेटल्स का, जिसे हम एलॉय कहते हैं। तो हम इसका आंसर ये लिखेंगे, सिंस ट्रांजिशन मेटल्स, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज, लगभग उनका जो साइज होता है वो इक्वल साइज होता है, हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज, देयरफॉर इसलिए देयर एटम्स मिक्स टुगेदर इजीली इन क्रिस्टल लैटिस, देयरफॉर देयर एटम्स मिक्स टुगेदर easily in crystal lattice, in crystal lattice, इसलिए इनके जो मेटल्स होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस में इजीली मिक्स हो जाते हैं एंड फॉर्म एलॉयस, है ना, और मिक्स होकर क्या बना लेते हैं, एलॉय बना लेते हैं। सिंस द ट्रांजिशन मेटल्स हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज, therefore their atoms mix together easily in crystal lattice and form alloys, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एलॉय का एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल क्या है, कॉपर जिंक, है ना, कॉपर एंड जिंक। बताओ बच्चों, कॉपर एंड जिंक किसका एलॉय होगा? कॉपर एंड जिंक विल बी एन एलॉय ऑफ ब्रास, विल बी कॉल्ड एज ब्रास, है ना। जैसे ब्रास है, ब्रास एक एलॉय है, ये किस का एलॉय है बोलो? कॉपर एंड जिंक का एलॉय है। तो कोई बोले बच्चों कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉय क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके जो एटॉमिक साइज होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं और भी प्रॉपर्टीज़ कुछ सेम होती हैं, इसलिए इनके जो एटम्स हैं वो क्रिस्टल लैटिस में मिक्सअप हो जाते हैं, और मिक्सअप हो जाने के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। देयर एटम्स मिक्स टुगेदर इजीली इन क्रिस्टल लैटिस, मिक्स टुगेदर इजीली इन क्रिस्टल लैटिस to form homogeneous mixture, in crystal lattice to form homogeneous mixture called alloys। उस homogeneous mixture को बच्चों हम क्या बोलते हैं? उसे हम alloy कहते हैं, है ना। नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रास किस का एलॉय है बच्चों? ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, है ना। ब्रास किस का एलॉय होता है बच्चों, बताइए? ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि एलॉय क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि जो एलॉय है वो कौन बनाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बच्चों जब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉय बना लेते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है? आप एलॉय के फ़ायदे बता सकते हैं क्या होता है? एलॉय के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं। नंबर 1, दे आर हार्डर, ये जो है कठोर होते हैं, नॉर्मल मेटल की अपेक्षा हार्डर होते हैं। नंबर 2, they have high melting and boiling point, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तीसरी चीज़ क्या है? दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इनमें जंग नहीं लगता, दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इनमें जो है जंग नहीं लगता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि दे आर हार्डर, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन बच्चों जो बहुत मशहूर क्वेश्चन है, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट? वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स, TRANSITION, ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट, है ना। आपने देखा होगा कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसमें हम ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट को कैटलिस्ट के फॉर्म में लेते हैं। बहुत सारे आंसर हैं बच्चों कि हम ये कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट बिकॉज, कैटलिस्ट का काम करते हैं, एक्ट एज कैटलिस्ट बिकॉज नंबर वन दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। बहुत सारे रीज़न है बच्चों। पहला ये है, दे कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। सबको मालूम है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर
पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, मालूम है नहीं मालूम भाई? पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। बच्चों जितनी प्रॉपर्टी आपको इसकी मालूम है सारी लिख दो। नंबर टू बताओ तुम दूसरी क्या है? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो वेरिएबल, दे शो क्या शो करता है बताओ? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। नंबर थर्ड क्या है बच्चों? दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया विथ फ्री वैलेंसी ऑन विच रिएक्टेंट आर एब्जॉर्ब। ट्रांजिशन मेटल का जो सरफेस एरिया होता है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ये कह सकते हैं दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया विथ फ्री वैलेंसीज, विथ फ्री वैलेंसीज ऑन विच reactants are absorbed, तो बच्चों ये इसके पूरे रीजन हो गए। पहला रीजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, दूसरा रीजन दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा रीजन दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑन विच रिएक्टेंट्स आर एब्जॉर्ब, है ना। अगर आप इसका एग्जाम्पल लिखें बच्चों तो बहुत सारे मेटल्स हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। आयरन कैटलिस्ट का काम करता है, निकल कैटलिस्ट का काम करता है, कोबाल्ट कैटलिस्ट का काम करता है, कॉपर कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट, तो हम ये कह सकते हैं बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 2 दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर 3 दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया विथ फ्री वैलेंसी ऑन विच रिएक्टेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, है ना बच्चों। इसको नोट कर लें, ऑन विच रिएक्टेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड नहीं होगा, ऑन विच रिएक्टेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब मतलब उसकी सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं जहां पर केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये जो है बच्चों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने कैटलिस्ट देखा होगा, हम किसको यूज़ करते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। नोट कर लीजिए। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, तैयार हो जाइए इसके लिए। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इसको बच्चों एक और नाम से जाना जाता है, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन ये है बच्चों कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स जो है क्यों बनाते हैं। देखिए मैं आपको पहले डायग्राम बता दूं। डायग्राम आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आपको याद रखना है ना। चलिए बच्चों, सपोज करिए कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होती है ना। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होते हैं कि जो छोटे छोटे एटम्स हैं नॉन मेटल्स के, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके छोटे छोटे एटम्स, नॉन मेटल्स क्या हो सकते हैं? कार्बन हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं। तो नॉन मेटल्स के छोटे छोटे एटम्स इन स्पेसेस में आ जाते हैं। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है ना बीच में जो खाली होती है, इसमें नॉन मेटल्स के एटम्स आ जाते हैं। इन नॉन मेटल्स के एटम्स आ जाने के कारण ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो हम ये क्या कह सकते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स हैव इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, in which the non-metals of smaller atoms such as carbon, hydrogen, oxygen is being trapped, उसके अंदर आ जाते हैं, due to which their tensile strength is increased and their melting point is also increased.
सच कंपाउंड्स बच्चों, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे कंपाउंड्स को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए लिखते हैं बच्चों हम। तो डायग्राम से आपकी जो फिल्म थी वो क्लियर हो गई होगी। अब हम इसका आंसर लिखते हैं कि नंबर 1 पॉइंट में लिखते हैं ट्रांजिशन मेटल्स हैव इंटरस्टिशियल स्पेस इन दैम। तो हमने पहला पॉइंट लिख लिया कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होता है उनके पास इंटरस्टिशियल स्पेस होती है। मेटल्स हैव इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस इन दैम, स्पेस इन दैम, खत्म बात। इन विच दे ट्रैप एट नॉन मेटल्स ऑफ स्मॉलर एटम्स, है ना। नंबर 2 इन विच, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, चलिए अब डायरेक्टली लिख देते हैं, 1 2 3 लिखेंगे, है ना। इंटरस्टिशियल स्पेस इन दैम, इन विच, जिसके अंदर दे ट्रैप, ये ट्रैप करते हैं, ट्रैप मतलब पकड़ लेते हैं, दे ट्रैप दी स्मॉलर एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स, दे ट्रैप दी स्मॉलर एटम्स ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के छोटे छोटे एटम्स को ये ट्रैप कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, कार्बन है एंड हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे नॉन मेटल्स के जो एटम्स हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसको ट्रैप कर लेते हैं। जब ट्रैप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई इससे, ड्यू टू विच, जिसके कारण देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इंक्रीज, इनकी जो मजबूती है बच्चों वो बढ़ जाती है। देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इंक्रीज, इनकी जो मजबूती है वो बढ़ जाती है। देयर मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीज, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। देयर मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीज, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। एंड दे बिकम हार्ड, और बच्चों वो मजबूत भी हो जाते हैं। एंड दे बिकम हार्ड, और वो मजबूत भी हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। कोई अगर एग्जांपल पूछे भाई एक आध एग्जांपल दो, तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बच्चों एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। किस किस से बनता है, आयरन होता है, और आयरन के अंदर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, वहाँ पे कार्बन आ जाता है। तो इस हम कह सकते हैं स्टेनलेस स्टील इज एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ, किसका है, ऑफ आयरन फॉर्म्ड बाय, ऑफ आयरन ट्रैप्ड बाय, ऑफ Fe मतलब आयरन ट्रैप्ड बाई कार्बन, ट्रैप्ड बाई कार्बन। तो कोई बोले कि भाई स्टेनलेस स्टील क्या है तिवारी सर, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई स्टेनलेस स्टील एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, जिसके अंदर जो आयरन होता है, आयरन के बीच में जो छोटी छोटी जो जगह होती है वो कार्बन घेर लेता है। तो बच्चों ये था कि व्हाट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में जगह होती है, उन जगह में कौन चला जाता है, नॉन मेटल्स के छोटे छोटे एटम्स चले जाते हैं, जिसके कारण वो हार्ड हो जाता है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी मजबूती बढ़ जाती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आयरन होता है उसके अंदर छोटी छोटी जो जगह है वो कार्बन ऑक्यूपाई कर लेता है। तो बच्चों ये पहला पार्ट है, और मेरे हिसाब से पहले पार्ट में वी हैव डन सो मेनी रीजनिंग क्वेश्चंस दैट मे बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इस पार्ट को अच्छे से पढ़िएगा। अगले पार्ट में बच्चों हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। ओके।